नमस्कार, इटनॉ स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पुण्यगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए कौन सा बड़े ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। इस शो चूँकि आपका ये शो है तो इस शो में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके पास जो शेयर है, जिस भाव पे आपने लिया है, जिस शहर में आप रहते हैं, आपका नाम, ये तमाम जानकारी आपको हमें भेजनी होगी। फिर हमारे जो जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देंगे। ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आपको चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, टी2 स्वदेश को फॉलो कीजिए। टी2 स्वदेश के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज पे जाइए, वहाँ फॉलो कीजिए और KKT लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर अपना सवाल भेज दीजिए। KKT मतलब कल की तैयारी। एक और तीसरा तरीका वो और भी आसान है। कल की तैयारी शो को यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ देख सकते हैं पूरे शो को। कई सारे शोरों के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी और वहाँ भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जो भी हैं आप भेज दीजिए। वहाँ से हम सवाल ज़रूर लेंगे। क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो कई बार आपके सवाल थोड़े लेट से लिए जाते हैं, लेकिन आपके सवाल हम जरूर लेंगे और जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको अब आपके अपने शेयरों पे क्या करना चाहिए। वैसे आज का सत्र देखिए तो बाजार के लिए बेहद शानदार रहा। 3 दिनों की छुट्टियों के बाद आज हम खुले, मजबूती के साथ खुले और कहीं ना कहीं बाजार जो है निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ। 41,477 का हाई था, 41,441 के आसपास बंद हुए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मजबूत ही बंद हुए हैं। अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर आज के बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज बैंक निफ्टी का हाई देखिए 47,838 का है और 47,411 के आसपास ही बंद हुए, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो आईटी को आप छोड़ दीजिए तो अधिकांश इंडेक्स हैं जहां खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पे तेल गैस इंडेक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम ओएमसी स्टॉक्स वहाँ मजबूती देखने को मिलती है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कई सारे ऑटो स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे थे, जैसे हीरो मोटर कॉर्प देखिए, भारत फोर्ज देखिए, TVS मोटर जैसे स्टॉक्स थे जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। बजाज ऑटो में भी आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स और देखिए, तेल एंड गैस शेयर में जिसकी मैं बात कर रहा था वहाँ मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर आज के ट्रेड में कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर देखिए करीब 13% के मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। OMCs का दिन था, HPCL, IOC, BPCL तीनों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तीनों शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाजार में मजबूती का रुझान जो है बना हुआ है। आज एक और इंडेक्स देखिए, मेटल इंडेक्स, वहाँ भी कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिली। लीड जो किया मेटल इंडेक्स को NMDC जैसे स्टॉक्स ने लीड किया, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में जो है कहीं ना कहीं खरीदारी थी। सेल एक शेयर था, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे आज के बाजार में जिसमें खासतौर पर मिड कैप में जिसमें कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर ये तमाम शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुए। जैसे जेकमा इंफ्रा देखिए, एक अच्छी मजबूती 20% की मजबूती देखने को मिली। भारत बिजली का शेयर दिखाइए, जिसकी मैंने बात जो है 12:30 के शो में किया था मिड का मसाला में, उसमें भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कैस्ट्रॉल की मैंने बात की, वहाँ मजबूती थी। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सूर्या रोशनी का शेयर देखिए और ग्रिप्स कॉटन, दो और शेयर देखिए। इन दोनों शेयरों के बारे में, सूर्या रोशनी और ग्रिप्स कॉटन के चर्चा मैंने 12:30 के शो में की थी और दोनों शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही दोनों शेयर बंद होने में कामयाब हुए। तो कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी है। लार्ज कैप शेयरों में भी तेजी है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी का रुझान बना हुआ है। ऐसे में अब मौका क्या है, क्या रणनीति यहाँ से अपनानी चाहिए, बात करने के लिए हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं। राहुल घोष और संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा राहुल, लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। अब 21,600 के टारगेट को रिवाइज करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे टारगेट। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है कि अभी हम इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिकॉज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आज का ये हुआ है कि इंडिया विक्स 7% ऊपर बढ़ा है। जिस दिन कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, जिस दिन मार्केट्स फ्लैट रहा है पूरा दिन, इंडिया विक्स का 7% ऊपर जाना थोड़ा सा खटकने वाली बात है। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर कोई है, मैं तो सलाह दूंगा एग्जिट कर देने के लिए। फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करेंगे जब पिछला हाई का ब्रेकआउट होता है। 21,600 के आसपास, 21,570 के आसपास हाई था। वो हाई जब टेकआउट होगा तभी हम फ्रेश लॉन्ग जा सकते हैं। तब तक साइड लाइन्स पे बेटर रहना बेहतर मेरे हिसाब से होगा। लाइन पर रहने की फिलहाल के लिए अभी इंडेक्स पे नहीं ये राय आती हुई है। संतोष जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज कैप शेयरों
पे थोड़ी पोजिशनिंग अपनी शिफ्ट कर ले, जिस तरीके से राहुल ये मान के चल रहे हैं कि इंडेक्स में हो सकता है थोड़ा सा दबाव देखने को मिले? डेफिनेटली मैं उनकी बातों से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अगर देखें, लास्ट बार भी जब बात कर रहे थे तो इस चीज़ का जिक्र कर रहा था मैं कि इंडिया वेक्स जो है वो अलार्मिंग स्टेज पे है। मुझे लगता है कि 15 के ऊपर अगर चलता है एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति होगी। और अगर आप देखें मई के बाद की ये सबसे हाईएस्ट लेवल के आसपास है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। और जिसके कारण कि मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक में रहना मतलब वो खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए लार्जर या बड़ी कंपनियों में अगर आप निवेश रखेंगे तो रिलेटिवली जो है आपको जो हिट कम लगेगा। हमने देखा है कि इंडिया विक्स में उछाल देखने को मिला है। दोनों जानकार मंद का कहना है कि आपको थोड़ा इस समय थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। ऐसे में आपने जो शेयर लिए हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए समझने की कोशिश करते। कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं और उन्होंने ये शिकायत की है खासतौर पे हमसे कि आप लोग जो हैं आप हमारे सवाल नहीं लेते हैं। मैं बार बार आपके सवाल भेजता हूं और आप हमारे सवाल नहीं लेते हैं। तो राहुल, आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, और संतोष जी आपसे भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेंगे। और कुछ दर्शक जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिकायत करी है, सबसे पहले मैं उन्हीं के सवाल लेता हूँ। ये सवाल है मुकेश दुबे जी का, सारण बिहार से उन्होंने सवाल भेजा है। DCM के स्टॉक है उनके पास, 600 शेयर उन्होंने लिए हैं, 85 रुपये के भाव पे है। उनका कहना है कि क्या करें, लंबी अवधि का नज़रिया है। राहुल, क्या राय होगी DCM को लेके? लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें डीसीएम की, जब तक 100 का 100 का लेवल टेकआउट करता है तब तक एक साइडवेज ट्रेंड में ही चलेगा स्टॉक। आप नोटिस करेंगे हर बार 98 100 तक आता है शेयर और एकदम फियर्स सेलिंग आ जाता है और बड़ा लाल कैंडल बना देता है मंथली चार्ट पे। तो अभी ऐसा कुछ चार्ट्स पे नहीं दिख रहा है जहां पे कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सिचुएशन बहुत अच्छा रहेगा प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अगर 100 क्रॉस करता है और मंथली चार्ट पे 100 के ऊपर क्लोज होता है, टर्म एक और 20-30% हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो लॉन्ग टर्म के लिए साइडवेज ही इसका ट्रेंड माना जाएगा। तौर पे मुकेश जी, आपके लिए राय ये है कि आप नजर बना के रखिए, 100 के ऊपर जाएगा तभी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, तो तभी आप मुनाफे में भी आएंगे। लेकिन उसके ऊपर अगर जाता है, टिकता है, तो और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है महेंद्र व्यास जी का है। इन्होंने भी शिकायत की है कि आप सवाल नहीं लेते हैं। MEP इंफ्रा पे सवाल है, 12 शेयर है उनके पास, 12 के भाव पे उन्होंने 6,800 शेयर लिए हैं। अच्छा मुनाफा हो रहा है अभी 16 रुपये के आसपास का। संतोष जी, क्या राय होगी MEP इंफ्रा पे? अगर आपको कोई स्टॉप लॉस आता है, आपको लगता है लगाना चाहिए इनको या अभी होल्ड करना चाहिए, मजबूती और देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर फंडामेंटली देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होल्ड करना चाहिए। लेकिन हाँ, चूंकि इनके प्राइस के ऊपर चला गया है काफ़ी, तो मैं कहूँगा कि एक स्टॉप लॉस ज़रूर बनाएं। 15 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखें, दैट टू बाय क्लोजिंग बेसिस। क्योंकि अगर आप देखें चार्ट में तो बॉटमिंग ऑफ फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है 15 रुपये के आसपास। तो मैं कहूँगा कि 15 के नीचे का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखें। और क्योंकि मार्केट में एज होल बुल मार्केट है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस लिहाज से 15 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सीधे तौर पे ये रहा है। तो महेंद्र जी, आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 15 रुपये का, आपके पास क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक बार के लिए प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर कोई शेयर VIP स्टॉक्स में बताएंगे, आप उसमें स्विच कर सकते हैं प्रॉफिट को। अगला जो शेयर है दिलीप जी का, राजकोट से, उन्होंने फ्लेयर के शेयर लिए हैं, 502 रुपये के भाव पर 100 शेयर लिए। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, एक हफ्ते से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या करूँ? फ्लेयर पे क्या राय होगी? जब से लिस्टिंग है उसके बाद से लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। 500 का शेयर 355 के आसपास आ गया। संतोष, आपसे ही होगा ये सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि 500 के अगर किस लेवल पे लिया है, मुझे लगता है कि ये लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लिस्टिंग बहुत के दिन ही लिया ज़्यादा लगता है यहाँ से इन्होंने, लिस्टिंग करेक्शन। के, संतोष जी उन्होंने लिस्टिंग के दिन लिया है 502 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा और अगर करेक्ट होता है तो यहाँ से 5 to 7% करेक्शन पे और थोड़ा ऐड कर लें। क्योंकि जो भी राइटिंग सेगमेंट है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है ये। मुझे लगता है कि लिंक पेन जैसे एक कंपनी है उससे बड़ी है, और नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं इन दिनों। तो मैं भी देख रहा हूँ कि अगर कहीं भी इसमें और थोड़ी गिरावट होती है तो डेफिनेटली इसमें हम अपने भी पोर्टफोलियो में जगह बनाने की सोच रहे हैं इसमें। तो सीधे तौर पे ये राय आती हुई है कि आप एक काम कीजिए, आपको तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दिलीप जी, नीचे आता है अगर 5 से 10% की गिरावट आती है, देन आप एवरेज कर सकते हैं और उसके बाद आपका बाइंग प्राइस जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये संतोष जी की राय है। अब मैं कुछ और सवाल लेता हूँ। ये उन 3 दर्शकों के सवाल थे जिन्होंने शिकायत की थी कि आप हमसे सवाल हमारे नहीं ले रहे हैं। मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूँ। अब कुछ और सवाल लेते हैं जिन्होंने
यूट्यूब पे भेजे। अशोक जी का सवाल है, जी पावर इंडिया पे 50 शेयर है 330 रुपये के भाव पे, क्या राय होगी राहुल इस शेयर पे? तो जनरली पावर सेक्टर में मैं आपके शो पे हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही बुलिश है 2024 के लिए पावर सेक्टर एज अ होल। ये एक आउटलायर स्टेटमेंट होगा। जी पावर स्पेसिफिकली बात करें तो होल्ड कर सकते हैं, शायद 224 इनका भाव था एंट्री का, अगर मैंने सही सुना था। होल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी हायर टाइम फ्रेम का चार्ट भी देखेंगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बना है कि एग्जिट कर देना चाहिए। एक स्टॉप लॉस में जरूर दूंगा उनको 212 का, तो 212 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 12 रुपए इस करंट मार्केट प्राइस से, और 212 पे अगर 212 अगर आ जाता है तो एग्जिट कर देना चाहिए और री एंटर कर सकते हैं अराउंड 188 के आसपास। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग कॉल जैसा हो गया है, बट 212 पे एक राहुल, एग्जिट इनकी खरीद भाव 330 रुपये है। उनका 330 रुपए, माफ कीजिएगा। तो अगर 330 रुपए भाव है, मेरा सलाह रहेगा कि जीई पावर से निकल के टाटा पावर पे उनको निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो स्पीड ऑफ रिकवरी थोड़ा ज्यादा हो सकता है टाटा पावर में, और मोमेंटम भी टाटा पावर के साथ है। तो मेरा सलाह रहेगा एक पावर सेक्टर स्टॉक से मूव करके दूसरे पावर सेक्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, रादर देन इस पे वेट एंड वॉच देखने के लिए। जी यही राय आती है कि सीधे तौर पे आपको इसमें से निकलने की सलाह है। राहुल को लगता है कि आपको इसमें से लॉस बुक करना चाहिए और इससे निकल के आप टाटा पावर स्विच के लिए, फिर आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, वो भरोसा ऐसा दिला रहे हैं। अब अगला जो सवाल है नमन का है, चंडीगढ़ से। रेल विकास निगम के 200 शेयर उन्होंने लिए हैं 198 रुपये के भाव पे। हमने देखा है 2023 में संतोष एक शानदार रैली देखने को मिली शेयर में, क्या राय होगी? मुझे लगता है कि अगर होल्ड करें रेलवे स्टॉक्स में, जिस तरह से ऑर्डर बुक हैं सारे कंपनियों के, और जिस तरह से सरकार की विकास की योजनाएं हैं, आने वाले दिनों में जितना भी विस्तार होगा, नई ट्रेनें आएंगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर कह लें स्टेशनों के बदलाव, आमूलचूल परिवर्तन की तरह हो रहा है। और रेल विकास निगम मुझे लगता है कि उसमें वन ऑफ दी जो है पाइवोटल पॉइंट होगा कंपनी का, जहां पर कि लाभ हो सकता है। और वो अगर घटता है यहाँ से 10 to 15% घटता है तो इनको थोड़ा ऐड और करना चाहिए। आप होल्ड करके चलिए, थोड़ा नीचे आता है तो और आप इसमें ऐड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है श्रीनिवास जी का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर उन्होंने सवाल पूछा है। 1500 शेयर के पोर्टफोलियो में 49 रुपये के भाव पे है। सेंट्रल ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया को लेकर क्या राय होगी? खरीद के भाव के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है राहुल? तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जनरली बात करें तो पहले पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एज अ होल पे 2024 जो आने वाला साल है, हम लोग जनरली बहुत बुलिश है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज अ स्पेस में उनको रहना है तो मैं नहीं सलाह दूंगा सेंट्रल बैंक में रुकने के लिए। पीएनबी, एसबीआई जैसे काउंटर्स थोड़े बेटर, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े बेटर लग रहे हैं, तो मैं स्विच करने की सलाह यहाँ पे दूंगा। उनका एंट्री प्राइस क्या था? 49 रुपीज़ है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है वो। सलाह यही होगा कि अपने कॉस्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि चार्ट राउंड अप ट्रेंड में ही है, बट जनरली जिन स्टॉक्स में मोमेंटम अभी है उनमें जाने से हमारा जो प्रॉफिट का नजरिया है वो थोड़ा तेजी से आ सकता है। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर पीएनबी पे निवेश कर रहे हैं तो 81 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 88 के आसपास चल रहा है। और एसबीआई में अगर निवेश कर रहे हैं तो 545 का उनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। साथियों, तौर पे आपके लिए श्रीनिवास जी के आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्विच कर जाइए और आप पीएनबी में जा सकते हैं या एसबीआई में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। राहुल ये मानते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर थोड़ा नज़रिया 6-8 महीने का आप रखते हैं तो। आदित्य सिसोदिया जी का सवाल है, एनबीसीसी पर उन्होंने सवाल पूछा है। 32,500 शेयर लिए उन्होंने 83 रुपये के भाव पे, क्या राय होगी संतोष? एनबीसीसी के उन्होंने काफ़ी हेवी क्वांटिटी में शेयर ले लिए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कभी भी आप अगर कोई बड़ी चंक पोजीशन बनाते हो तो सबसे पहली चीज को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़े थोड़े पोजीशंस बनाए, ताकि आपका कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग जो है वो नीचे की तरफ हो। इन दिनों जो है अगर आप देखें तो काफी अच्छे मुनाफा टीटीएम बेसिस पे कंपनी को तकरीबन 300 करोड़ का मुनाफा है, जो कि 37 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कंपनी ट्रेड हो रही है। और हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्शन हमने डेफिनेटली देखा है। मैं कहूँगा कि इनके पास जो भी शेयर है, अगर उसमें थोड़ा स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। ट्रेडिंग का नजरिया है कि इन्वेस्टमेंट, मुझे पता नहीं है इनका क्या नजरिया है। ट्रेडिंग का नजरिया अगर है तो मुझे लगता है कि
76 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो वहां पर आपको निकल जाने की सलाह दूंगा। और अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो आपने गलत किया है, पहली ट्रांच में इतना न लेकर थोड़ा थोड़ा आपको लेना चाहिए। तो ये राय आती है सीधे तौर पे आदित्य, तो हमेशा वैसे भी एक बार में इतने क्वांटिटी में आप शेयर मत खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कीजिए, दूसरे सेक्टर में भी आप लगा सकते हैं, दूसरे शेयर में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगला जो सवाल है विनय सोलंकी जी का, गोकुलदास एक्सपोर्ट पे है, 100 शेयर इन्होंने लिए है 943 रुपये के भाव पे। एक अच्छी रैली देखी है हमने गोकुलदास एक्सपोर्ट में, हालांकि अब पिछले कुछ सत्रों से गिरावट देखने को मिली है, अप्रैल से देखिए एक शानदार तेजी देखने को मिली जब 1000 रुपये तक गया था, अब थोड़ा कमज़ोर हुआ है। गोकुलदास एक्सपोर्ट पे क्या राय होगी आपकी राहुल? मेरा सलाह यहाँ पे इसको होल्ड करने का ही होगा। उनका जो कॉस्ट है हालांकि थोड़ा दूर है, बट कॉस्ट प्राइस आने की संभावना चार्ट स्ट्रक्चर वाइज तो यही दिख रहा है। बट एक छोटा सा यहाँ पे सजेशन दूंगा कि एक 10-15 दिन बाद फिर से चैनल में कॉल करके एक और राय ले लेना चाहिए, ताकि कोई एक साइड में ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे बेटर सलाह उनको मिल सके। बट फिलहाल के लिए होल्ड का सजेशन होगा। नहीं जी, आपके लिए राय ये है कि होल्ड करके रखिए, थोड़े और मजबूती आती है तो वापस से आप सवाल भेजिएगा यूट्यूब पे, मैं आपका नाम याद रखता हूँ विनय सोलंकी जी का, तो अगली बार आपका सवाल आता है फिर से हम पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या करना चाहिए गोकुलदास एक्सपोर्ट में। जो अगला सवाल है प्रवीण जी का है, ऑयल इंडिया पर उन्होंने सवाल पूछे, 200 शेयर के पास है 395 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि क्या करे। आज हमने देखा एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, बीते कुछ सत्रों से देखिए एक शानदार तेज़ी देखने को मिली है। ऑयल इंडिया को लेकर क्या राय होगी? पिछले दिनों 400 रुपये के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, उसका थोड़ी गिरावट देखने को मिली। संतोष, वापस से इनको 395 का लक्ष्य मिल जाएगा? मुझे लगता है एकदम मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपनी में स्टॉक प्राइस में मोमेंटम है, प्लस अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा इनका जो है टेपिड गया था, लेकिन एज एन होल मुझे लगता है कि स्टॉक में और गेन यहाँ से बाकी हैं फंडामेंटली भी, क्योंकि अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 6 के मल्टीपल पर है और ईवी एबिटा देखेंगे 4 के मल्टीपल पे है, तो काफ़ी सस्ता है शेयर उस हिसाब से। और प्राइस में काफ़ी मोमेंटम है, स्टॉक में पीएसयू की तरफ जो पर्सपेक्टिव है मार्केट का काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली सारे भाव आ जाने चाहिए। तौर पे आपके लिए प्रवीण जी होल्ड करके चलिए, आपके भाव आपको वापस मिल जाएंगे। अगला जो सवाल है राजेश शुक्ला जी का, एनएमडीसी स्टील पर उन्होंने सवाल पूछा, 100 शेयर इनके पास है 48 रुपये के भाव पे है, क्या राय होगी एनएमडीसी स्टील पे? राहुल आपकी? जनरली पावर सेक्टर आप एज अ होल, और आज भी आप नोटिस करेंगे कि पावर सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, तो एज पावर सेक्टर एज अ होल पे थोड़ा नियर टर्म के लिए बुलिश है, पूरे 2024 के लिए नहीं। स्पेसिफिकली एनएमडीसी स्टील की बात करें तो एकदम बीच में ट्रेड कर रहा है, एक सप्लाई जोन को हिट करके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिल रहा है। साइमल्टेनियसली 47 रुपीज के आसपास एक बाई जोन भी है, तो शेयर का साइडवेज ट्रेड करना नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए, तो चार्ट पैटर्न्स यही या चार्ट स्ट्रक्चर यही हमें कह रहा है। उनका कॉस्ट प्राइस क्या था, अगर आप दोहरा सकते हैं प्लीज? क्या एनएमडीसी स्टील का जो कॉस्ट प्राइस है ये 48 रुपये है, 48 रुपीज़, उनके भाव से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है ये 45.5 38 कर दिया उन्होंने 48। तो 45.5 का एक स्टॉप लॉस रखने की सजेशन मैं दूंगा। फिर अगर 45.5 ब्रेक हो जाता है तो उनको एग्जिट कर देना चाहिए पोजीशन से, स्टॉक से। कहते हैं कि 45 रुपये 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा आप होल्ड करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर आपको इस शेयर से निकलना होगा। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की है, लेकिन अब थोड़े निवेश की या ट्रेडिंग की बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। संतोष, क्या राय होगी आपकी तरफ से, कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि केमिकल स्टॉक्स काफ़ी चल रहे थे, और मुझे लगता है कि इसमें टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा केमिकल, सोडा एश में कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छे मल्टीपल्स हैं, काफ़ी जो है रिलेटिवली चीप है, क्योंकि इनके अंडरलाइंग प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो प्राइस पे अब जो है थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कंपनी 1180 रुपये तक हो सकता है कि इसके स्टॉक प्राइस चले जाएं, गिवन द काइंड ऑफ फंडामेंटल्स टेक्निकल्स जिस तरह से निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस 1065 रुपए के आसपास का जरूर रखें। 1180 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। टाटा केमिकल मजबूती देखने को मिल सकता है। 1065 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी करने की सलाह होगी। राहुल, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा?
तो लास्ट वीक हमने जो टाटा कंज्यूमर सजेस्ट किया था, हालांकि मार्केट ने स्टेबिलिटी नहीं दिखाई, निफ्टी का छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग था, बट हमारे दोनों टारगेट 1000 का जो टारगेट था अचीव हुआ था। तो होपफुली आपके दर्शकों ने बेनिफिट किया होगा इससे। आज जो स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है आईओसी। आईओसी आज भी आप देखेंगे एक अच्छा सा मूव हुआ है और एक अच्छा रैली स्टॉक में देखने को मिल रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 122 का होगा और दो टारगेट होगा, पहला 134.5 और दूसरा 139। टाइम फ्रेम होगा 2 से 2.5 महीने का टाइम फ्रेम। तो आईओसी में खरीदारी करने की सलाह 134.50 के लक्ष्य के साथ 122 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये दो शेयर है जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह हमारे दोनों जानकारों ने एक एक शेयर पे दी है। एक जल्दी से एक और सवाल ले लेते हैं। मुकेश भोजपुरी जी का सवाल है टाटा स्टील पे, 1000 शेयर है 144 रुपये के भाव पे, क्या राय होगी संतोष टाटा स्टील पे? मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टील एज ए होल हम देखें कि बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने अपोर्ड ट्रैक्शन देखे हैं, क्योंकि लास्ट के 2 महीने स्टील के लिए रियलाइजेशंस के लिहाज से उतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ही रिपीट करेगी, तो उनको ऑर्डर बुक या कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो अच्छे होंगे। उस लिहाज से मुझे लगता है कि एटलीस्ट इनके भाव क्या है, उसके भी ऊपर 160-70 रुपए तक एटलीस्ट 3 से 4 महीना होल्ड करें तो मिल सकते हैं आपको। के तौर पर टाटा स्टील को होल्ड करके चलिए मुकेश जी, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। संतोष और राहुल आपका शुक्रिया, कल की तैयारी में आपने तमाम शेयरों पे जवाब दिए हमारे दर्शकों की, और उनकी जो है कहीं ना कहीं मुश्किलें आसान की, जो उनकी उलझनें थी इन तमाम शेयरों को लेकर क्या करना चाहिए, आपने उन सब के बारे में बताया विस्तार से। शुक्रिया आप दोनों का। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन रुकिए ज़रा, चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास जो लेके आए हैं खास शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। प्रशांत, लगातार मैं एक टीज देख रहा था कमिंग अप, जिसमें कि